रेडी? नमस्कार साथियों, इंतजार करनी। एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस देश के हर नागरिक पर जिसका प्रभाव पड़ता है कि सरकार में नीति निर्धारण करता कौन है? हु ड्राइव्स पॉलिसी इन द मोदी गवर्नमेंट? अगर कोई आप में से इन्वेस्टिगेशन करे, हर विभाग में, हर मंत्रालय में कितने कंसल्टेंट्स हैं और वो कंसल्टेंट्स किस एजेंसी के हैं, किसके आर्थिक इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ये बड़ी रोचक जानकारी तो होगी ही, लेकिन गंभीर भी होगी और चिंताजनक भी होगी। अभी हाल ही में फोर्टिफाइड राइस, चावल को उसके अंदर एक प्रक्रिया करके आयरन डाल देते हैं, तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है उनको वो फोर्टिफाइड राइस खिलाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर घोषणा कर दी 15 अगस्त 2021 को कि साहब अब जो है सरकार मैंडेटरी कर देगी, जितनी सरकारी स्कीम्स में अन्न बंटता है, चावल बंटता है, वो फोर्टिफाइड राइस होगा। और शुरू हो गया। दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री जी देश के राजा बोले तो सबने शुरू कर दिया। जवान का नुकसान करते रहो, किसान का नुकसान करते रहो, विज्ञान का भी नुकसान देखो कैसे करते हैं। वैज्ञानिकों की नहीं सुनी जाती। क्या रिसर्च हुई है? करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को आप जबरदस्ती फोर्टिफाइड राइस खिला रहे हो बिना ये जाने कि वो फोर्टिफाइड राइस उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। विदाउट bothering to find out through experts, through scientists, whether the fortified rice that you are forcing people to eat, whether it will be harmful for them. कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले नमक को फोर्टिफाई किया था। आयोडीन नमक में मिलाकर लोगों को दिया गया था, क्योंकि गॉइटर नाम की एक बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस वक्त। तो आयोडीन की एक विशेषता होती है कि वो टॉयलेट के जरिए निकल जाता है अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में हो तो। आयरन तो कोई 2000 का नोट तो है नहीं कि जब चाहे वो बंद कर दें। आयरन अगर शरीर में ज्यादा हो गया तो नुकसान देगा। लेकिन साहब ने तय कर लिया कि साहब फोर्टिफाइड राइस अब इस देश को खाना है तो देश को खाना पड़ेगा। 138 लाख टन फोर्टिफाइड राइस का बंट चुका है 2021 से लेकर आज 2023 तक। ऑलरेडी कंज्यूम किया जा रहा है। पीपल आर कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड राइस 137 लाख टन सो फार। कोई रिसर्च नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। अब तो एक ऐसा दौर है कि न नागरिकों से कोई चर्चा होती है, न नागरिक संगठनों से कोई चर्चा होती है। बिल्स कंसल्टेटिव कमिटीज के पास नहीं भेजे जाते हैं। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको इतना हल्का कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उसको बेच दिया गया है। कंसल्टेंट्स तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं तय करता। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई आईएएस आपकी नीति बना रहा है आपके लिए, आपके देश के लिए, तो गलत सोच रहे हैं आप। उस आईएएस पर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है। ठेकेदार, लॉबीज, कंसल्टेंट्स, ये इस देश की नीति तय कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा इस देश द्वारा। और ये सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हो अलग अलग योजनाओं के तहत, मिड डे मील में भी यही राइस इस्तेमाल होता है जहां जहां इस्तेमाल होता है। अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है
हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये, अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नेदरलैंड में मिलेगा। नेदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का ये बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, यह बड़ा रोचक तथ्य है। ये उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, ये तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट्स से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम, रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, there are 6 organizations which are either partnered with Royal DSM or funded by Royal DSM or there is a collaboration with Royal DSM. ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा। उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही बंटेगा, वही बिकेगा। आप सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं कंपनी चलाता हूं, संजीव एनजीओ चलाता है, संजीव के एनजीओ को मेरी कंपनी से पैसा मिलता है और संजीव का एनजीओ सरकारों में जाकर बोलता है कि साहब आपको ये वाला चावल, कौन सा चावल, जो मेरी कंपनी बनाती है, ये चावल आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। छोटा लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का ये है। ये है हमारा अमृतकाल। इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विष दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जाता है। अब मास्टर का हर स्ट्रोक तो मास्टर स्ट्रोक होता ही है, तो वाहवाही हुई और साहब हमारे इतने दिल के, बड़े जल्दी दिल पिघल जाता है हमारे साहब का। किसी देश में वाहवाही हो जाए, कोई पांव छू ले, कोई गले लग जाए, तो पलक पावड़े बिछाकर देश खोल देते हैं, देश के सारे गेट खोल देते हैं, आइए जो चाहिए ले जाइए। हमें नहीं मालूम नेदरलैंड ने कोई पांव छुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपने देखा हो तो हो सकता है कहीं बंद कमरे में छू लिया होगा पांव। यह विदेश नीति है इस देश की। और पूरा मीडिया, माफ कीजिएगा, सुबह से शाम तक एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे पांव छुए मोदी जी के। ये आज जो हो रहा है इस देश में, जो मास्टर स्ट्रोक्स आ रहे हैं मास्टर साहब के, उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ उससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये मजाक की बात तो नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि लोगों की आप स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी, झारखंड के कुछ एक जिला है जिसमें थैलेसीमिया बीमारी बहुत ज्यादा है, वहां ये चावल पहुंच गया। चावल के बैग पर कहीं कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई कि जो जिनको थैलेसीमिया है वो ये चावल नहीं खाएं। लगभग 1 साल तक झारखंड के इस जिले में जहां थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है और इस चावल को खाने से थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो चावल उन्हें मिलता रहा, वो खाते रहे। यह है मास्टर स्ट्रोक, यह है पांव छूने की हमें सजा और कुछ कंपनियों को फायदा।
नीति आयोग के रिसर्चर्स ने फाइल पर लिखा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड राइस नुकसानदायक है, ये चावल नुकसानदायक है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डॉक्टर्स की सुपरविजन में आयरन दिया जाता है, आप एक बोरी चावल भेज देते हैं बिना कोई गाइडलाइंस दिए कि साहब कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। हमें नहीं मालूम, अज्ञानतावश हो रहा है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे आपके दोस्त कई हैं, आईएएस में हैं, काबिल लोग हैं, काबिल अफसर हैं, तो अज्ञानता तो नहीं है सरकार में। सरकारें हमने भी चलाई हैं, हर चीज का ज्ञान मंत्री को नहीं होता, प्रधानमंत्री को भी नहीं होता, बुरा नहीं माने प्रधानमंत्री, उनको भी नहीं है, अफसरों को होता है, लेकिन दबाव है, अज्ञानता है, किसका दबाव है ये हमें नहीं मालूम। वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से यह निर्णय नहीं लिया गया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला गया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। किसकी सलाह थी, किसका दबाव था, आप लोग भी ढूंढिए। जो सामने दिख रहा है वो ये था कि 6 के 6 एनजीओज की निर्भरता इस कंपनी पर, रॉयल डीएसएम पर, और रॉयल डीएसएम अब फोर्टिफाइड राइस इस देश को खिला रहा है। ये एक लाइन में ये पूरी कहानी है। आपके सवाल। I am, in my press release also, I am quoting from the Niti Aayog, from the experts in the health sphere. They have clearly said this is not safe. By the way, to justify the consumption of and distribution of fortified rice, the quotation that was used was also from Path and Gain, the two organizations of Royal DSM. तो जो शब्द लिखे गए इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो भी उन्हीं एनजीओज ने लिखे, उन्हीं कंसल्टेंट्स ने लिखे जो रॉयल डीएसएम के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। क्लियर केस है ये। लेकिन आजकल पिछले 9 साल से सीएजी को पता नहीं कौन सी नींद की गोली दी, जागते ही नहीं है सीएजी। आप लोग भी नहीं जगाते, हम तो कुछ बोले तो उनको लोरी सुनाई देती है, सो ही जाते हैं। और 6 एनजीओज का नाम इस प्रेस रिलीज में है, पाथ, गेन, लाइट एंड साइट, ये सारे नाम इसमें हैं। पवन जी एक एक करके, हाँ सॉरी। जो रिसोर्स सेंटर FSAAI, पीयूष गोयल जी की मंत्रालय के तहत जो आता है, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए जो रिसोर्स सेंटर बना, उस रिसोर्स सेंटर में ये लोग हैं, ऑन पेपर हैं। पवन जी, इधर मैं पूनम हूं अमर उजाला से। सरकार ने 2 दिन पहले इसे लेकर जब ये रिपोर्ट आई, उसके बाद सरकार सामने आई और उसने बाकायदा नियम एक पूरे खाका पेश किया, जिसमें उसने एक बात का और दावा किया। उसने कहा कि जो उन्होंने इसकी जांच करवाई है, बच्चों के साथ स्टडी हो रही है, उसमें ये फोर्टिफाइड जो राइस है इसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो सरकार का ये दावा है और जो कांग्रेस पार्टी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या वास्तव में यदि ये चावल हमारे देश के लिए नुकसान कर रहा है तो भविष्य में आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? केवल इस रिपोर्ट पे केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, या जिस तरह से सरकार ने 2 दिन पहले जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को भी परखेगी कांग्रेस पार्टी और कुछ करेगी? 13 अलग अलग रिसर्च पेपर्स का सहारा लिया गया। उनमें से अधिकतम रिसर्च पेपर्स उन्हीं एनजीओज ने लिखे हैं जो रॉयल डीएसएम से संबंधित है। एक और एनजीओ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ा नाम है इस देश का, उसकी एक रिपोर्ट है जिसका भी सहारा लिया गया। उस रिपोर्ट में बहुत हास्यास्पद बातें लिखी गई हैं कि ये चावल खाने से सिगरेट पीने की बीमारी खत्म हो जाती, और शराब जिनको पीने की लत है वो भी अगर ये चावल खाएंगे तो शराब भी छूट जाती है। मैं खुद हैरान रहा जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी।
आज सुबह ही पढ़ी, उसका भी सहारा लिया गया। कहीं कोई वैज्ञानिक आधार इस दावे का आपको किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगा जो बताया जा रहा है। लेकिन सर बात यह है कि अधिकतर सिद्धार्थ जी आजकल एक परंपरा पिछले 8-9 साल से हुई है, कंसल्टेटिव प्रोसेस जिससे मैंने शुरुआत की इस प्रेस वार्ता की, उस पर पूर्ण विराम तो नहीं कहूंगा लेकिन अर्धविराम तो लगा हुआ है। अधिकतर बिल, अधिकतर निर्णय इस तरह से लिए जाते हैं कि जहां कोई चर्चा नहीं हो, किसी से चर्चा नहीं हो, सांसदों से नहीं हो, पूरी की पूरी संसद बना दी। बताओ किस सांसद से पूछा गया कि क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? नहीं पूछा गया ना। कंसल्टेशन का प्रोसेस अब नहीं होता, अब कंसल्टेंट्स की चलती है, कंसल्टेशन नहीं चलती, कंसल्टेंट्स की चलती है। वो हमारी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका निर्णय होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये हर स्तर पे उठाना बनता है। ये केंद्र सरकार की जो नीति है, योजनाएं हैं, उसके तहत जो बढ़ता है ये वो चावल है जी। बिल्कुल हम इसको स्टडी करवा रहे हैं अब, क्योंकि ये जब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई तो जाहिर सी बात है कि हमें चिंता है भारत के नागरिकों की, लोगों की, जिनको आप थोप रहे हैं जिन पर इस तरह का चावल, उनके स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, तो वो हम तो नहीं होने देंगे। पहले चावल पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर गेहूं पे आ जाएंगे, पहले देख लेते हैं। पवन जी, क्या दुनिया में कहीं उदाहरण है जहां पर कि इसका दुष्परिणाम देखने को मिला हो, या दुनिया के किन देशों में ये जैसे भारत में सरकार की दलील है कि कुपोषण से लड़ने में ये सहयोगी होगा, तो क्या दुनिया के और देशों में मुझे विकसित या लगता है विकासशील देशों इसका में जवाब या मैं कोई दुष्परिणाम का कोई मामला सामने आया हो? इसका जवाब मैं दूं या सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ दे जिसको जानकारी नहीं है, वो अच्छा नहीं रहेगा। तभी विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होता है। ऐसे विशेषज्ञ जो किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो किसी कंपनी के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे हो, ऐसे विशेषज्ञों से आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए थी। आपके पायलट प्रोजेक्ट्स, इसमें आपने पायलट प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश की, वो नहीं चले, वो कामयाब नहीं हुए, ये फाइल पे लिखा हुआ है, उसके बावजूद आप बांट रहे हैं ये चावल, ये हैरानी का विषय जी। नहीं, वो इनको आनी चाहिए, मुझे तो आ रही। विदेश यात्रा से लौट के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद विदेश मंत्री ने भी बताया कि वो क्या अचीव करके आए हैं प्रधानमंत्री जी, और अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद को भी जरूरत पड़ी, उन्होंने भी मीडिया के सामने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वहां से अचीव किया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं? भव्य स्वागत तो हम भी कर लेंगे, लेकिन शर्त एक है कि वो वाला मोदी लाएं, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनको लाओ आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, हम पूरा भव्य स्वागत करेंगे। आपने कहा क्या अचीव किया? अभी 2 घंटे पहले न्यूज फ्लैश हुई कि हिंदुस्तान के 5 राज्यों के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने बैन लगा दिया साहब कि इनको नहीं आने देंगे। अचीवमेंट आपको मालूम पड़ गई। अभी जेटलैग नहीं गया प्रधानमंत्री का, अभी भी जेटलैग होगा, हालांकि महामानव हैं, महामानवों को जेटलैग नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा। घर भी शायद नहीं पहुंचे होंगे हवाई अड्डे से, तब तक तो ये घोषणा हो गई। देखिए, जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो भारत को का प्रतिनिधित्व करता है। वहां आप भव्य आयोजन कराइए, अपनी वाहवाही कराइए, वो सब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के छात्रों का भविष्य अगर ऑस्ट्रेलिया में खतरे में है, उनको नहीं आने दिया जा रहा 5 राज्यों के छात्रों को, तो इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया? क्या इस पर चर्चा हुई?
ऐसा क्यों हुआ? और डिप्लोमेसी में हमारे कुछ साथी यहां बैठे हैं जो जिनकी बीट है फॉरेन अफेयर्स, तो वो ज्यादा समझेंगे। डिप्लोमेसी में ये एक बहुत कड़वा जवाब है कि आप लैंड करो और आपको एक जवाब आ गया एक तरह से कि साहब ये लो, आपके बच्चों पर हमने पाबंदी लगा दी। माइक देना, माइक। As the wrestlers have called for a protest on the very same day of the opening of the parliament, so how come the Congress is going to support it? How do they plan to go about it? Every right-thinking Indian is supporting the wrestlers' protest. Priyanka Gandhi ji had gone there, spent some time with them, heard them out. A lot of our other leaders also went there. And a lot of concerned citizens are trying to reach out to the wrestlers. It is unfortunate that the Prime Minister, I think he is less than 4 kilometers away from the wrestlers' protest. Smriti Irani, all these ministers, they live around 3 to 4 kilometers away from Jantar Mantar. It is unfortunate that not a single minister was seen there. We've all witnessed protests when we were in power. There was a sensitivity in governments during those days. You see not even an iota of sensitivity in this government or anybody in this government. Not even sports minister, yes. थैंक यू। और कुछ सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं चला जाऊंगा। इधर अभी उनको अगर उनके मन की बात है तो उनका अधिकार है अपने मन की बात रखना सार्वजनिक पटल पे। हम सबके मन में कुछ बात है, हम भी रखेंगे सही वक्त पे। लेकिन आप ये सोचिए, आपका सवाल बड़ा रोचक है, मैं उसके उस पहलू पर जवाब दूंगा जो आपने पूछा नहीं। इस दबाव की स्थिति में एक ऐसे चैनल में ये सर्वे आया जो चैनल अभिभूत होना चाहिए, मोदी जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए, उसमें भी अगर 27% आया है तो सिर्फ आप उसको रिवर्स कर दीजिए, वो 72% होगा। सर सर कौन? इधर सर उधर सर मायावती ने साफ कर दिया है कि वो उपस्थित नहीं रहेंगी उद्घाटन में, पर उनका कहना है कि जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं राष्ट्रपति के अपमान के नाम पे, उनको तब सोचना चाहिए था जब राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ। और दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार ने बनाई है नई संसद, तो सरकार को उद्घाटन करने का अधिकार है, उनका विरोध ही पूरा गलत है। हालांकि निजी कारणों से और पार्टी के कारणों से वो उपस्थित नहीं रहेंगी। चुनाव लड़ना किसी के खिलाफ वो एक विचारधारा की लड़ाई होती है, वो एक ऐसा मौका होता है जिसपे हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से देश तक पहुंचा सकते हैं। हमें मालूम भी हो कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम नहीं लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का अर्थ ये भी नहीं होता कि हम उस शख्स से कोई निजी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं, वो हम सबकी राष्ट्रपति हैं, वो चुनी हुई राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान करना हम सबका फर्ज है, दायित्व है। और अगर सरकार खुद उनका सम्मान नहीं कर रही है तो उस दायित्व का स्मरण दिलाना भी हमारा दायित्व है। राजधर्म याद दिलाना वो हमारा दायित्व है। मायावती जी को लगता है कि राजधर्म का स्मरण नहीं कराना चाहिए मोदी जी को, वो उनका निजी मानना होगा। 20 से 21 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मोदी जी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। राजधर्म शब्द से बड़ा घबराते हैं वो, इसलिए मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। Pawan sir, after the government decided the Sengol will be kept in the parliament, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has said that while it was kept at the Allahabad Museum, it was downgraded to walking stick of Jawaharlal Nehru. How would you comment? The gentleman you are talking about has downgraded himself so much that I don't want to comment on what he says.
Politics can depend on symbols. Governments depend on constitution, on the constitutional order. You cannot hide behind symbols and justify the lack of governance in this country and justify the fact that you are not adhering to the Constitution of India. क्यों आप प्रतीकों के पीछे छिपकर संविधान का अपमान करते हैं? राजनीति प्रतीकों पर निर्भर कर सकती है, सरकार संविधान पर निर्भर करती है। पवन सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान और दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों से पूछा है कि क्या जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो क्या विपक्षी दल उसका भी विरोध करेंगे? ये हिज मास्टर्स वॉइस हैं। अब एचएमवी कंपनी पता नहीं बंद है या चल रही है, मुझे नहीं मालूम। अब एचएमवी की ब्रांच आसाम में खुल गई होगी, तो जो मास्टर कहता है वो एचएमवी चलती रहती है। अब हर एचएमवी का जवाब तो नहीं। याद है आपको रिकॉर्ड आता था वो कौन से आरपीएम का, 50 आरपीएम, 70 आरपीएम, पता नहीं ये इनका आरपीएम क्या है मुझे नहीं मालूम। आजकल आरपीएम थोड़ा बढ़ा हुआ है इनका। सर, दो सवाल हैं। एक तो कांग्रेस के नेता है प्रमोद कृष्णम, उन्होंने पार्टी की लाइन के विपरीत जाते हुए कहा है कि अगर भारत की संसद का उद्घाटन भारत के पीएम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं करना चाहिए। तो एक तो उस पर पार्टी की क्या राय है, और दूसरी बात जो सिंगल का को स्थापित किया जा रहा है, अभी आपने कहा कि वो प्रतीकों की राजनीति की आड़ में संविधान को प्रभाव, वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सिंगल जो है वो प्रतीकों की राजनीति है और राजनीतिक वजहों से सरकार सिंगल लगा रही है? इसका जवाब मैं पहले देता हूं। आपको जो प्रतीक स्थापित करना है कीजिए। हर चीज में आप स्पिन करके राजनीति लाके मुद्दों से भटकाने की चेष्टा जब करते हैं, भाई हमारा सीधा सीधा सवाल है, राष्ट्रपति जी कहां हैं? क्यों नहीं बुलाया जा रहा? उपराष्ट्रपति जी कहां हैं? जब आपने नींव रखी तब भी राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया, और अब जब उद्घाटन हो रहा है तब भी राष्ट्रपति जी को नहीं आप आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब दीजिए ना। इन प्रतीकों के पीछे छिपकर आप क्या सवालों से बच जाएंगे? आपका जो पहला सवाल था, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा। जो हमारे प्रभारी हैं महासचिव वहां के, वो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा होगा, तो देख लेंगे। वहां के प्रदेश अध्यक्ष कौन है वो देख लेंगे। हर चीज का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं उन्होंने क्या कहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है और उन्होंने ये भी कहा है जो विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। अभी बोला, अभी इसका जवाब दिया मैंने मायावती। आप कहेंगे फिर से देना है? सर, विपक्षी दल जो विरोध जता रहे हैं उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनको निर्विरोध नहीं चुना था एक आदिवासी महिला। मैं अभी इसका जवाब दे चुका हूं, फिर दे देता हूं। हमारे विरोध का विरोध कर रही है, मैं आपकी बात समझ गया। चुनाव लड़ना दायित्व होता है लोकतंत्र में। चुनाव लड़ने से कोई हार जीत, हमेशा हार ही जाए हमेशा जीत जाए नहीं होता, लेकिन चुनाव के माध्यम से अपनी विचारधारा की बात हम प्रचारित कर सकते हैं, इसलिए चुनाव लड़ा जाता है। एक बार चुनाव जब खत्म हो जाता है तो वो सबकी राष्ट्रपति हैं, हमारी भी राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब थोड़े कि निजी विरोध था उनसे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा? जिन सरदार पटेल का आज ये नाम लेते हैं, उन्हीं सरदार पटेल के खिलाफ, उनके खिलाफ किताबें मुफ्त में गुजरात में आरएसएस बांटती थी अभी 2 साल पहले तक। तो क्या हम कह दें कि वो सरदार पटेल का नाम भी नहीं ले सकते? तो ये जो टिप्पणी है हम इनसे सहमत नहीं है। आप लोगों ने 19 पार्टियों ने जो फैसला लिया बॉयकॉट करने का, उसके बाद एनडीए ने बकायदा एक स्टेटमेंट दी है कि जो देश के 140 करोड़ लोग हैं वो कभी इस बात को भूलेंगे नहीं किस तरीके से अपोजिशन ने जो नैतिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनका जो है उनको डिसरिस्पेक्ट किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपोजिशन के लोग सरकार के कार्यक्रम में थे। ये इनडायरेक्ट अटैक जो है अपोजिशन पार्टी। अब ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन प्रधानमंत्री उसी में खुश हैं कि वहां तालियां मिल गई साहब उन्हें तो तालियां मिली।
हिंदुस्तान के छात्रों को क्या मिला ऑस्ट्रेलिया में, हम ये जानना चाहते हैं। रही बात संविधान का अपमान कौन कर रहा है, ये आपके सामने है। राष्ट्रपति जी, न नींव डालने के वक्त राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका, न उद्घाटन के वक्त राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका। तो आप खुद देख रहे हैं कि अपमानित कौन कर रहा है संविधान को, कौन धज्जियां उड़ा रहा है परंपराओं की। धन्यवाद।